हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेसन पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले जो है कि 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, 8 लेक्चर जो है कि अपलोड हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। एकदम बेसिक से शुरू से आपको एल्कोहल क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में जो है कि डिटेल से पढ़ाया गया है। आज ये 9वां लेक्चर जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण, यानी जो मोनो एल्कोहल होते हैं उनके क्या भौतिक गुण होते हैं। हाँ, यहाँ पे मोनो एल्कोहल क्या होता है या फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग चेक कर लीजिए। दूसरा या तीसरा क्लास आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि जो एल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या है हेडिंग, एल्कोहल के भौतिक गुण, यानी मोनो एल्कोहल के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्या पढ़ना है हम लोग को, आज भौतिक गुण पढ़ना है। ठीक ना। देखिए भौतिक गुण में पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है अवस्था, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अवस्था। यानी कि ये जो एल्कोहल होते हैं इसकी अवस्था क्या होती है। ठीक ना। यानी कि या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो एल्कोहल होता है इसमें जो सबसे निम्नतम सदस्य होते हैं, जो सबसे निम्नतम सदस्य होते हैं, यानी C1 से C3 तक के जो एल्कोहल हैं, यानी कि अगर हम बात करें CH3OH हो जाए, या फिर C2H5OH हो जाए, या फिर C3H7OH हो जाए, यानी कि अगर मेथिल एल्कोहल हो जाए या एथिल एल्कोहल हो जाए या प्रोपिल एल्कोहल हो जाए, तो ये जो तीनों सदस्य हैं यह एकदम हल्के द्रव होते हैं, यह तेल जैसे द्रव होते हैं, एकदम हल्के द्रव होते हैं। ठीक ना। यानी कि ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और द्रव में भी क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो सदस्य है, तीन प्राथमिक तीन सदस्य C1 से C3 तक तो जो एल्कोहल है ये एकदम द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वो भी बहुत हल्के, बहुत पतले द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक ना। इसके बाद जो C4 से C11 तक के सदस्य हैं, C4 से C11 तक के सदस्य हैं, यानी कि कार्बन 4 से कार्बन 11 तक के जो सदस्य हैं वो जो है वो तेल जैसे गाढ़े द्रव हैं। यानी कि जैसे तेल जो होता है गाढ़ा होता है, उसी तरीके से ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि ये जो C4 से लेकर के C11 तक के जो कार्बन है यह तेल जैसे गाढ़े द्रव है। इसके आगे के जो सदस्य हैं ये कैसे हैं, हल्के द्रव हैं। ये कैसे हैं, हल्के द्रव हैं। ये कैसे हैं, गाढ़े तेल जैसे गाढ़े द्रव हैं, तेल जैसे गाढ़े द्रव हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद इसके आगे के जो सदस्य हैं, इसके आगे के जो सदस्य हैं, यानी कि अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, यानी कि अगर हम कार्बन 12 ले लें, 13 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें, 16 ले लें, यानी कि अगर हम कार्बन की संख्या 11 से ज्यादा बढ़ाते चले जाएं तो ये जो होते हैं ठोस अवस्था में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। पहले तो निम्नतम कुछ सदस्य, यानी कि 11 के बाद जो 12, 13, 14 है, कुछ सदस्य जो होते हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। जैसे मोम होता है वो ना तो ज्यादा ठोस ही होता है ना तो द्रव ही होता है। ठीक ना। उसी तरीके से जो C11 तक के, यानी कि C11 के बाद के जो तत्व हैं, सॉरी ये जो यौगिक हैं, वो कैसे होते हैं, मोम के जैसे कठोर हैं। और उसके आगे अगर आप क्या करें, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, तो कार्बन की संख्या बढ़ाते जैसे जैसे अगर आप बढ़ाएंगे तो जो कार्बन यानी कि जो एल्कोहल है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाता है, यानी कि वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई। फिर से इसको हम लोग एक बार रिपीट कर देना है। क्या बोला जा रहा है, इसमें जो निम्नतम सदस्य हैं, यानी कि C1 से C3 तक के जो सदस्य हैं वो जो होते हैं वो रंगहीन, यानी कि जो C1 से C3 तक के जो सदस्य हैं ये रंगहीन होते हैं और जैसे द्रव होते हैं वो भी हल्के द्रव होते हैं। क्या लिखा गया, हल्के द्रव। यानी कि जो द्रव होता है, द्रव में भी एक क्या होता है, हल्का होता है, एक गाढ़ा होता है। तो जो हल्का द्रव होता है उसी तरीके से ये उपस्थित होता है C1 से C3 तक के जो कार्बन होते हैं।
जैसे हमें C2H5OH ले लीजिए, या फिर CH3 ले लीजिए, या फिर C3H7OH ले लीजिए। बात समझ में आ गई? आगे आ जाइए। अब इसमें जो इसके आगे के जो सदस्य हैं, यानी कि जो C3 के बाद के जो सदस्य हैं, यानी कि C4 से C11 तक के जो सदस्य हैं, अर्थात C4 की बात करें तो C4H कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 1 9, C4H9OH हो जाए, या फिर C5H हो जाए, 5 दूना के 10 1 11, यानी 11OH हो जाए, और इसके बाद C6H कितना हो जाए, 13 हो जाए। यानी इसके आगे के जो सदस्य हैं 11 तक, वो कैसे होते हैं, तेल जैसे गाढ़े द्रव होते, तेल जैसे गाढ़े द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इससे आगे के जो सदस्य हैं, यानी C11 के बाद के जो सदस्य हैं, वो सभी जो होते हैं वह मोम के जैसे कठोर हैं, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी यह उतना ही ज्यादा कठोर होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है पहला इसका अवस्था। अवस्था में मतलब भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं भौतिक अवस्था, यानी कि या ठोस में पाए जाते हैं, कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी विलेयता। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विलेयता। क्या है? विलेयता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये विलेयता का मतलब जो एल्कोहल होते हैं, कौन से एल्कोहल जल में विलेय होते हैं और कौन से एल्कोहल जल में विलेय नहीं होते, और विलेय होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं विलेय होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। यहां पे आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा कि क्यों विलेय होते हैं, यानी कि अगर विलेय भी हो रहे हैं तो क्यों विलेय होते हैं, और नहीं विलेय हो रहे हैं तो क्यों नहीं विलेय हो रहे हैं। इसका भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तो रीजन के साथ यहां से आपको बताया जाएगा। तो बस आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए, तुरंत आप इसको नोट कर लिया करिए। हालांकि यहाँ पे हम कुछ आपके लिए नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, बोलने पर आप लोग उसमें से जो भी आपके काम की चीज हो आप उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। और रहा बात समझाने का, तो समझाने का तो यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से समझाया ही जा रहा है, ठीक। चलिए आ जाइए। अब दूसरा क्या है, विलेयता। देखिए जो विलेयता होता है वाटर में, यानी कि जल में और कार्बनिक यौगिकों में। जल में वो यौगिक घुलता है, जल में वह यौगिक विलेय होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जो हाइड्रोजन आबंध बना लेता है वही क्या करता है, जल में घुलता है, और दूसरा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। या तो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, या तो ध्रुवीय होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वाटर है वो कैसा है, पोलर है, यानी कि ध्रुवीय। बात समझ में आ गई? जो ध्रुवीय होता है वो ध्रुवीय में घुलता है, और जो अध्रुवीय होता है वो अध्रुवीय में घुलता है। ऐसा नहीं है कि जो अध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय में घुलेगा, और ध्रुवीय अध्रुवीय में अगर आप घोलना चाहें तो भैया वो सीधा मना कर देगा, हम इसमें घुलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बिरादरी का नहीं है, ये हमारे बिरादरी का नहीं है, हमारे मेल का नहीं है, हम इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो डिसॉल्व होने के लिए उसकी बिरादरी का होना चाहिए, मतलब कि उसके मेल का होना चाहिए, तभी वो विलेय होगा, अन्यथा वह विलेय नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो पोलर जब कंपाउंड है तो पोलर ही सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर कंपाउंड में ही घुलेगा। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर कंपाउंड में ही घुलेगा। हालांकि यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन आबंध का। हाइड्रोजन आबंध जिसमें पाया जाएगा वो एल्कोहल जल में विलेय होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे एल्कोहल भी इसमें हैं जो जल में अविलेय होंगे। तो क्यों अविलेय होंगे, इसको भी हम यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यानी हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। देखिए जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा हाइड्रोजन आबंध। और हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे, अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, या कितने टाइप का होता है, क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो प्लेलिस्ट बने हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, या फिर आप सर्च करिए इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस,
ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा, तो वहां पे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। या फिर इससे मान लीजिए नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना आए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। वहां पे जीओसी नाम से जो है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये आपको बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल से, और कितने टाइप का होता है ये सब जो है कि वहां पे बताया गया है। ठीक है ना। चलिए आ जाए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसका केवल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन आबंध यानी कि जो आबंध हाइड्रोजन बनाता है, यानी हाइड्रोजन कोई आबंध बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आबंध। अब ये क्या है, कोई आबंध बनाता है। देखिए भैया यहां पे समझिए, देखिए अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यदि हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे फ्लोरीन हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए या नाइट्रोजन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए या नाइट्रोजन हो जाए, इसमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ये फ्लोरीन है। दूसरे नंबर का कौन है, ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर का कौन है, नाइट्रोजन है। अरे भैया ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं कि बगल का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, उसको भनक ही नहीं लगती। इतने बड़े ये चोर हैं, एक प्रकार समझ लीजिए। जैसे कुछ चोर भी ऐसे होते हैं, आपके सामने से ही आपकी जो सामान है वो भांज ले जाते हैं, यानी कि चुरा ले जाते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसी तरीके से ये भी एकदम सातिर चोर है। सातिर चोर 3 है इसमें, केवल कौन है, एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। जिसमें से सबसे बड़ा जो चोर है, सबसे बड़का जो चोर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कौन है भैया, फ्लोरीन है। ये इलेक्ट्रॉन चोरी करने में बहुत ही माहिर है, बहुत आगे है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रॉन चोरी करने से मतलब यहाँ पे क्या है, विद्युत ऋणात्मकता से। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। जैसे जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होता है, सहसंयोजी आबंध का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद फिर किसमें होती है, नाइट्रोजन में होती है। तो अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट इन तीनों से जुड़ रहा है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाए, तो यहां पे जो आबंध बनता है, उस आबंध को भैया हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच होता है, सीधा जुड़ता है, तो वहां पे जो आबंध बनता है, उस आबंध को क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाइड्रोजन आबंध आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये है, यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबंध, ये यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आबंध, ये बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध। और यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध जो होता है, उसको हम लोग डॉटेड यानी कि डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, असतत रेखा द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हो गया असतत, ये देखिए, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाइए, अब हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, आ जाइए अपने टॉपिक पर, विलेयता। अभी हमने क्या बताया, वाटर के साथ जो हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, उस जल में क्या होता है, यानी कि वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और जो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाता है, उस जल में अविलेय होता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, अब ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल को भैया अगर हम देखें, जैसे अगर हम ले लें मेथिल एल्कोहल, CH3, ये है O और यहां पे है H, ठीक है ना, CH3OH, ये क्या है, एल्कोहल है। अब यहां पे अगर हम कोई वाटर लिखें, HO, यहां पे है भैया H, ये है वाटर यानी H2O, फिर से यहां पे कोई एल्कोहल आएगा यानी कि CH3, यहां पे हो जाएगा O, यहां पे क्या हो जाएगा O, और यहां पे हो जाएगा H। अब यहां पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो वाटर का जो हाइड्रोजन है, यह क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, यानी हाइड्रोजन आबंध बना लेगा। ये जो वाटर है,
इसका जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन आबंध का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन आबंध बना लेगा। बात समझ में आ गई ना। या फिर एल्कोहल जो है वह खुद के साथ स्वयं के साथ भी हाइड्रोजन आबंध बना सकता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है दूसरे वाले एल्कोहल के ऑक्सीजन से क्या करता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, वहां पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। तो यहां पे भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से जोड़ के जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। तो मतलब कि यहां पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। इसी हाइड्रोजन आबंध के कारण ये जो एल्कोहल होता है यह जल में क्या होता है, विलय होता है। बात समझ में आ गई। तो एल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलय है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों एल्कोहल जल में विलय है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जो एल्कोहल होता है वह जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, जिसके कारण जो एल्कोहल होता है वो जल में क्या होता है, विलय होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बना ले रहा है वाटर के साथ, जल के साथ, जिसके कारण ये जो होता है एल्कोहल वो जल में क्या होता है भैया, विलय होता है, यानी कि सॉल्युबल होता है। लेकिन क्या सभी एल्कोहल जल में विलय होंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन से नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे सॉल्युबल, इसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ये है OH, इधर है मान लीजिए अगर हमने CH3 लगा दिया है, इतना जो पार्ट है OH ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब प्यार करना, लगाव रखना, चाहना, यानी कि इतना जो पार्ट है यह वाटर को चाहेगा, यह वाटर से लगाव रखेगा, यह पानी से लगाव रखेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इतना जो पार्ट है ये भैया वाटर से हमेशा दूर में रहना चाहता है। ये इतना जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, इसको हाइड्रो यानी कि इसको वाटर से क्या है, फोबिया है। फोबिया का मतलब डर लगता है, मतलब नफरत है उससे। बात समझ में आ गई। तो ये इतना जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। लेकिन इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। यानी कि जो कार्बन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। वह वाटर से हमेशा दूर ही रहना चाहता है, यानी कि वह वाटर से लगाव नहीं रखता है। यह हाइड्रोजन है यानी कि जो वाटर होता है वाटर से क्या करता है, दूर रहना चाहता है, जो कार्बन वाला पार्ट होता है। लेकिन जो एल्कोहल वाला ग्रुप होता है ये वाटर से लगाव रखना चाहता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जरा यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, जैसे CH3, CH2, 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 CH2 और हम यहां पे लगा दें OH, और अगर हम एग्जांपल दूसरा ले लें, जैसे ये हो गया CH3OH, और हम एग्जांपल ले लें जैसे CH3, CH2, CH2 और OH हमने यहां पे ले लिया है। अब कौन ज्यादा तेजी से जल में घुलेगा, कौन ज्यादा तेजी से वाटर में सॉल्युबल होगा, इसका कॉन्सेप्ट यहां पे अब आपको समझना है। देखिए ये जो है ये वाटर में बहुत तेजी से विलय हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, जबकि ये उसकी अपेक्षा कम डिसॉल्व होगा, और ये इन तीनों में सबसे कम डिसॉल्व होगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा वाटर में। अब भैया ऐसा क्यों है, अब देखिए हमने अभी क्या बताया थे आपको कि जो इतना पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी वाटर से लगाव रखना चाहता है। लेकिन भैया इतना जो पार्ट हुआ है ये क्या चाहता है कि भैया हमारे पास वाटर ना आने पाए, मतलब कि हम वाटर से दूर ही रहना चाह रहे हैं, वाटर हमारे पास नहीं आना चाहिए। ये वाटर से क्या करता है, दूर जाना चाहता है, यानी कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब यहां पे जरा इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, इतना पार्ट क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि इतना पार्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब भैया जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या ज्यादा है, तो भैया ये अकेले कितना क्या करेगा, या डिसॉल्व तो होना चाहता है, लेकिन यही जो इतना जो कार्बन यहाँ पे झमेला लगा हुआ है कार्बन का, इसके कारण ये जो एल्कोहल है इसका जोर कम पड़ जाता है। मतलब कि यह यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है कि वाटर में डिसॉल्व कर पाए। इसकी अपेक्षा ये देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो यह चाहकर भी वाटर में डिसॉल्व करने की इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डिसॉल्व होगा अधिक तेजी से, लेकिन ये तो भैया एकदम से डिसॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे OH
ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, यहाँ पे केवल एक ही कार्बन है। यानी कि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं तो उसकी जो जल में विलेयता होती है वो घटती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इस बेचारे का जो जोर है यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। यह चाहकर भी वाटर को, यानी कि यह चाहकर भी इसको वाटर में डिजॉल्व नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं उसकी जो विलेयता होती है जल में वो क्या होती है, घटती चली जाती है। बात समझ में आ गई? तो अगर कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी तो उसकी जल में विलेयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? लेकिन अगर एक से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये तो मान लीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, यानी केवल एक ही OH ग्रुप इसमें लगा हुआ होगा, तब क्या होगा, अगर कार्बन की संख्या जैसे जैसे, यानी जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या बढ़ेगी OH की जो जल में विलेयता है, एल्कोहल की जो जल में विलेयता है वो क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। लेकिन अगर जिसमें OH की संख्या जितनी ज्यादा है, जिसमें अब देखिए हम अगला, यानी कि इसका अगला टॉपिक जो कि एक प्रकार समझिए अगला कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। क्या होगा कि अगर एक से अधिक OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने ज्यादा OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनकी जो जल में विलेयता होगी भैया वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसकी जल में विलेयता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी तब इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जल में विलेयता इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर OH ग्रुप ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा OH ग्रुप तो उसकी जल में विलेयता क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अगर हम देखें ग्लूकोज, तो भैया ग्लूकॉन डी बना करके पीते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में 5-5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसमें 5-5 OH समूह उपस्थित होते हैं। क्या होता है उसका स्ट्रक्चर भी हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। जैसे ये है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है H, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन, ठीक ना। ये है छठा कार्बन। यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे क्या है, OH है, इधर है H, इधर है OH, इधर है भैया H, ठीक। अब इधर है H, इधर क्या है, OH है, इधर है OH और इधर क्या है भैया, H है। ये है, इसका नाम है डी ग्लूकोज। ये क्या है, डी ग्लूकोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन डी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक OH ग्रुप यहाँ पे है, एक OH ग्रुप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 हो गया, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5। 5-5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए वाटर में जैसे भैया आप लोग डालते हैं, थोड़ा सा भी अगर उसको सेक कर देते हैं तो तुरंत यह वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है इसकी संख्या यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर हम लोग सुक्रोज देखें, यानी कि चीनी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि 8-8 OH समूह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, और ज्यादा वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये है इसकी विलेयता का ऑर्डर, विलेयता का क्रम। एक बार फिर से हम जरा रिपीट कर दें कि अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है तो उसमें कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उसकी जल में विलेयता क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा घटती चली जाएगी। लेकिन अगर OH समूह की संख्या अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जल में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका विलेयता। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है कि अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि क्या है, क्वथनांक है। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि क्या है, क्वथनांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तीसरा क्या है इसका, क्वथनांक। क्या है भैया, क्वथनांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्वथनांक क्या होता है आप लोगों को डिफिनेशन पता ही होगा, यानी कि जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिस ताप पर किसी द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को क्या बोला जाता है, उस वस्तु का क्वथनांक बोला जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे अगर हम ले लें C2H5OH, अगर हम ले लें C2H5OH, अगर हम C2H5OH है, इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O, यहां पे है CH3।
अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 3 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इसमें है, एक ऑक्सीजन जो है कि इसमें। ये क्या है भैया? ईथर है। ये क्या है? ईथर है। ये क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ज्यादा है। लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी आकर्षण बल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे आकर्षण बल क्या है? कम है। आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये एल्कोहल की बात की जा रही है। यहाँ पे जो एल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। इसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है यह ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? इसके अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो क्या है? बहुत कम है। तो ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो, बहुत आसानी से यहाँ बॉयल हो जाएंगे, यानी क्वथनांक में परिवर्तित, यानी कि क्वथनांक में, यानी कि जो क्वथनांक होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? बहुत अधिक, ये बहुत आसानी से ये बॉयल कर जाएंगे, उबल जाएंगे, लेकिन ये उसकी अपेक्षा कम। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग को ज्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग को क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है कि यहाँ पे क्या है? आकर्षण बल ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? आकर्षण बल ज्यादा है, जबकि यहाँ पे आकर्षण बल क्या है? कम है। आकर्षण बल ज्यादा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य करती है। बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन आबंध के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो क्वथनांक होता है ये क्या होता है? ज्यादा होता है। ये तो हो गया ईथर और एल्कोहल का कंपैरिजन। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है जो एल्कोहल होता है उसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होता है और किसका क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। बात समझ में आ गई? देखिए अभी हम आपको अवस्था के बारे में बताए थे, अवस्था के बारे में बताए थे। तो जितना ज्यादा अगर आप परमाणु भर बढ़ाते चले जाएंगे उसकी अवस्था जो होती है उतनी ज्यादा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब भैया सॉलिड स्टेट में है उसका क्वथनांक जो होगा क्या हो जाएगा भैया? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सॉलिड अवस्था यानी स्टेट में है मतलब उसके बीच में जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। आप जानते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। भैया ये होता है, ये जो गैस के कण होते हैं आप लोगों ने ये बेसिक पढ़ा होगा, ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये जो है वो किसके मॉलिक्यूल है? मान लीजिए ये द्रव के मॉलिक्यूल है। द्रव के कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? गैस की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। लेकिन ये कैसे किसके मॉलिक्यूल है? द्रव के मॉलिक्यूल है। अब ये जो होते हैं ये ठोस के मॉलिक्यूल है, इसके बीच भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। तो भैया बताइए किसको हम लोग आसानी से बॉयल कर पाएंगे? इसके कणों के मध्य आकर्षण बल तो ज्यादा है, इसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, उसकी अपेक्षा इसको कम देनी पड़ेगी। इसको तो भैया बिल्कुल कम देनी पड़ेगी, ये तो भैया तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस है, इसके मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करिए, ये क्या है? आपका ठोस है, ये कैसी अवस्था है? ठोस अवस्था है। तो यहाँ पे अगर ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ है, कहने का मतलब जितना ज्यादा हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा इसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और ठोस अवस्था में कन्वर्ट होने का मतलब उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है वह उतना ही ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो एल्कोहल होते हैं उसके क्वथनांक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जितना ज्यादा अगर आप कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा भैया? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हो गया? ओके। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा जो एल्कोहल होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज की क्लास बस यहीं पे हम लोग अब समाप्त करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन बच्चों के पास पहुंचाइए कि जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना? जो घर पे रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर पे रह करके भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो उनके तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए
और थोड़ा सा एक चीज़ और हम किसी वीडियो में नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग शेयर और यानी कि लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए लाइक और कमेंट से ही हमको थोड़ा सा हौसला मिलता है कि जो हमारा यानी जो हमारी मेहनत है वो कुछ ना कुछ प्रोसीड कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर किया करिए और शेयर तो कर ही दिया करिए, उन बच्चों के साथ पहुंचाइए, उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं, किसी कारण बस टाइम नहीं है या फिर किसी और कारण के बस यानी कि मनी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी भी प्रकार की समस्या की वजह से वो कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा वीडियो जो है कि उनके तक शेयर कर दीजिए, उनके तक पहुंचा दीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां तक रहिए, जहां पे रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।